जिंदगी संवरती है अमल से और अमल का सलीका आता है इल्म से। मुलाकात कीजिए एक ऐसी ही हस्ती से जो तालीम की दुनिया में आला काम कर रही है, क्योंकि इल्म से इंसान है और इंसान से इल्म की अजमत। तो आइए रूबरू होते हैं एजुकेशनिस्ट डॉक्टर हलीमा सादिया से। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया हलीमा जी, जैसे कि आप एजुकेशन की दुनिया में बहुत काम कर रही हैं। पहले इंडिया में किया आपने, अब आप इंडिया से बाहर और वहाँ पर काम कर रही हैं। लेकिन इन सब के बारे में आपसे बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो सब कहाँ से हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ आने की दावत दी है। और जहाँ तक पैदाइश का सवाल है तो मेरी पैदाइश बिहार के एक गांव में हुई है जिसका नाम हरपुर काजी टोला है जी। और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। और वहाँ पैदा होने के बाद चूंकि मेरे वालिद साहब खुद तालीम से वाबस्ता थे और उन्होंने बहुत से स्कूल्स कायम किए, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने कायम किए। तो जिस वक्त मेरी पैदाइश हुई उस वक्त वो आसाम में थे, उसके बाद फिर वो कश्मीर चले गए। तो चुनांचा उसके बाद मैं भी अपने वालिद साहब के साथ कश्मीर चली गई। और जब मैं 8 साल की हुई तो मेरे वालिद साहब ने मुझे हॉस्टल भेज दिया था पढ़ने के लिए, और वो हॉस्टल आजमगढ़ में था, यानी यूपी में। तो उसके बाद से फिर मैं वहीं हॉस्टल में रह करके मेरी तालीम हुई और आजमगढ़ में 5 साल तालीम हासिल करने के बाद फिर मैं रामपुर आ गई और वहाँ फिर मैंने तालीम हासिल की। और उसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो मैं दिल्ली आ गई, जब से मैं दिल्ली में हूँ। जी, अगर आपके बचपन की ही बात करें तो जो आपकी तालीम है वो मदरसे में हुई, आप कभी स्कूल नहीं गई? जहाँ से मेरा ताल्लुक है यानी हरपुर काजी टोला से, वहाँ पे लड़कियों की तालीम का कोई सिलसिला नहीं था। अच्छा। गांव में एक छोटा सा मदरसा था, चूंकि बिहार में जो मदरसे होते हैं वो गवर्नमेंट के मदरसे होते हैं। तो वो मदरसा उसमें भी लेकिन कोई बहुत ज्यादा पाबंदी से तालीम नहीं होती थी। नाम के लिए एक मदरसा था जिसमें कि कभी क्लास हुई कभी नहीं हुई। और चूंकि मेरे वालिद साहब खुद बाहर रहते थे इसलिए गांव में रहने का हम लोग को मौका बहुत कम मिला। लेकिन एक जो बेहतरीन तरीका मेरे वालिद साहब को ये समझ में आया कि अगर अपनी बच्चियों को तालीम दिलाना है तो हमें कहीं बाहर ही उन्हें भेजना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में उन्होंने हमें आजमगढ़ के एक मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया था। उन्होंने ये सोचा कि हम अपनी बच्चियों को ऐसी तालीम देंगे जिससे वो अपनी जिंदगी बहुत उम्दगी के साथ गुजार सकें और वो एक अच्छी माँ बन सकें, एक अच्छी बीवी बन सकें। और अच्छी बेटी तो थी ही मैं, क्योंकि मैं तो फरमाबरदार थी उनकी, जो वो कहते थे मैं करती थी। तो इसलिए उन्होंने हमें मदरसे में भेजा था आजमगढ़ में, जहाँ से कि मैंने आलमियत की। फिर उन्होंने हमें रामपुर भेजा जहाँ से कि मैंने फजीलत की। और इसके बाद आपकी 18 साल की उम्र में शादी हो गई। जी जी बिल्कुल। तो फिर जो आपकी बाकी की पढ़ाई लिखाई है, जैसे आपने बीएड किया और ट्रिपल एमए है आप, तो ये सारी जो आपकी पढ़ाई है वो शादी के बाद हुई? क्योंकि मेरे जहन में बचपन से ये बात थी कि मुझे कुछ करना है। मुझे ये नहीं मालूम था कि क्या करना है, लेकिन कुछ तो करना है। क्योंकि बाय नेचर मैं बहुत ज्यादा जज्बाती किस्म के इंसान हूँ, बचपन से ही मेरा ये नेचर था। तो जब मैं रामपुर में पढ़ रही थी और जब मैं फजीलत कर रही थी तो उस वक्त ये पता चला कि इसके बाद तो फिर इसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है इस डिग्री की, और इस डिग्री के बाद मतलब उस सर्टिफिकेट को लेने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उनसे मैंने जिद की और कहा कि देखिए फिर हमारा क्या फ्यूचर रहेगा, फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, आप कुछ तो करें ऐसा कि जिससे हमारे लिए रास्ते हमवार हो सके। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि फिर तुम ही बताओ कि क्या होना चाहिए। तो उस साल जिस साल मैं फजीलत कर रही थी वो उस मदरसे का 11वां साल था, यानी कि हमसे पहले 10 बैचेस और निकल चुके थे। अच्छा। लेकिन वो सब फजीलत कर करके शादियां हो गई, अपने घरों में चली गई, बच्चे पालने लगी और अच्छी वाइफ बन के अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। लेकिन किसी के जहन में यह ख्याल नहीं आया था कि भाई इसके बाद भी हम कुछ कर सकते हैं। जब हमने बहुत जिद की तो पता ये चला कि एक तरीकाकार है कि इस मदरसे को एफिलिएट करा दिया जाए यूनिवर्सिटी से, जैसे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। वो अगर इन मदरसों को रिकॉग्नाइज कर देंगे तो इसके बाद फिर हम आला तालीम हासिल कर सकते हैं। तो उसी साल जिस साल मैं फजीलत में थी, हमने और हमारी बैच की और काफी लड़कियों ने बहुत इसरार किया और सेक्रेटरी साहब से हमने बार बार मीटिंग्स की, उनसे बातें की। तो उस साल ये मदरसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो गया। और उसके बाद एक रास्ता हमारे सामने ये खुल गया कि चलो ठीक है, अब ये जो हमारे पास सर्टिफिकेट है इसकी वैल्यू ये है कि हम वहां से मजीद कुछ तालीम हासिल आगे कर सकते हैं। वो बिल्कुल नल एंड वाइड नहीं है, बिल्कुल बेकार नहीं है। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि हमसे पहले की जो 10 बैच की लड़कियां थी, यानी कि जो हमसे 10 साल सीनियर थी, सारे बैचेस की कुछ लड़कियां फिर साथ जुड़ती गई। और जिस साल फिर हम लोग वहां गए और दूसरे मतलब हायर एजुकेशन के लिए, तो सारी ही लड़कियां एक साथ, काफी किसी बैच से 2 लड़कियां, किसी से 3, किसी से 4, इस तरह से काफी लड़कियों ने उस साल एग्जाम दिया। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और अभी भी माशाल्लाह वहां से काफी लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही हैं। इस काम में आपके हस्बैंड ने आपको कितना सपोर्ट किया? आपने शादी के बाद बोला कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है, या उन्होंने कहा
कहा कि आपको पढ़ना चाहिए? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत मुतमईन थे। मैं जब शादी होकर के दिल्ली आई थी तो मेरा एक्सपोजर बहुत कम था दुनिया के लिए। मैं हॉस्टल में रही थी शुरू से ही, तो मुझे लगता था कि बस ये जो हॉस्टल की दुनिया है वही सारी दुनिया है। और दूसरी बात है कि अंग्रेजी पे काफी हाथ तंग था, क्योंकि अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी और लिखनी पढ़नी तो आती थी। तो जब मैं दिल्ली में आई तो मुझे थोड़े दिनों के लिए ऐसा लगा जैसे मैं लॉस्ट सी हो गई हूँ, कि जाहिर बात है यहाँ का जो माहौल है, जो कल्चर है यहाँ का, और यहाँ जो ख़वातीन है जितनी एडवांस हैं, वो उसका तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो फिर मेरे जहन में यही आया कि मुझे अगर अपने आप को इस ज़माने के साथ चलने के लायक बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे अपनी सलाहियत को इन्हांस करना है, अपनी डिग्री को इन्हांस करना है, और फिर तभी आगे बढ़ना है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शादी के 10 महीने के बाद ही बेटा पैदा हो गया। अच्छा। तो अल्लाह की मेहरबानी हुई। तो मेरे हस्बैंड ने यह कहा कि देखो, मेरे बच्चे की और मेरी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी करने के बाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। अच्छा। तो इतनी इजाज़त मिलना ही बहुत था। मैंने फिर उसके बाद अपने तालीमी सिलसिले को भी आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद बच्चे की तरबियत भी की, उसकी देखभाल भी की, और साथ साथ ही मैं डिग्रियां भी इन्हांस करती रही। और अल्लाह की मेहरबानी हुई कि मुझे जॉब भी मिल गई टीचिंग की, तो मैं जॉब भी करती रही। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और मेरे शौहर ने इसमें भरपूर साथ दिया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे अपने एम्बिशन की वजह से फैमिली सफर नहीं होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलना था कि करियर भी है लेकिन फैमिली भी है, बैलेंस रखना है। तो इसमें बस थोड़ा सा ये देखना होता है कि जो हमारी अपनी पर्सनल एफर्ट्स होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। जैसे हम रात को अब आराम से 8 घंटे नहीं सो सकते। आप अपनी अगर डिग्री एनहांस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। तो जब रात में सब लोग खाना वाना खा के 10-11 बजे सो जाया करते थे, तो फिर बैठ के किताबें लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तो कई साल ऐसे हुए कि सिर्फ 2 बजे रात से लेकर के सुबह 5 बजे तक ही सोना नसीब हो पाया। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एक किसी बड़े काम को अचीव करने के लिए या कोई बड़ा गोल हासिल करने के लिए इस तरह की तो सेक्रीफाइसेस करनी ही पड़ती हैं जिंदगी में। जी हलीमा जी, आपसे और भी बातें करेंगे आपकी जिंदगी के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ में। आप मुझे बता रही थी कि किस तरह से आपने आगे की पढ़ाई अपनी पूरी की। आपने एक किताब भी लिखी है, इस किताब में आपने क्या लिखा है? असल में मेरा जो रुझान था वो बचपन से उर्दू अदब की तरफ काफ़ी था। यही वजह है कि हालांकि मैंने इंग्लिश में भी एमए किया, अरबिक में भी एमए किया, लेकिन फिर भी दिल में ख्वाहिश थी कि उर्दू के लिए कुछ किया जाए, तो फिर मैंने उर्दू में भी एमए किया। अच्छा। और जैसा कि आपने बताया कि आपने 3 सब्जेक्ट्स में एमए किया। जी। और 2 में मैंने पीएचडी भी की है। डॉक्टरेट भी मेरे पास डबल है, एक इस्लामिक स्टडीज़ में की है और एक मैनेजमेंट में की है। अच्छा। तो जो मेरा लगाव था अदब से, इसके लिए मैं काफ़ी अदबी प्रोग्राम्स अटेंड किया करती थी। कभी जो नशिस्तें होती हैं अफसानों की शायरी की, वो नशिस्तें मैं अटेंड किया करती थी। और फिर खुद ब खुद कुछ ना कुछ लिखा भी करती थी, कुछ पोइट्री, कुछ शायरी। और जब मैं 8वीं क्लास में थी तो मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मुझे काफ़ी इनकरेज करते थे कि कुछ कुछ लिखा करो। तो मैंने अपनी पहली नज़्म 8वीं क्लास में लिखी थी। जब मैं मदरसे में ही थी। और उस वक्त जो 8वीं के इक्विवेलेंट जो क्लास होता है, जिसको कि हम अरबी अव्वल बोलते हैं, उस क्लास में थी। जी। तो फिर उन्होंने काफ़ी मुझे हौसला अफजाई की थी मेरी, और उन्होंने कहा था कि तुम लिखते रहा करो। तो उस वक्त की जो नज़्म थी वो एक बहुत ही मतलब इस्लामी मौजू पे थी वो नज़्म जो मैंने लिखी थी। फिर बाद में मैंने गज़लें लिखना शुरू कर दी, और बहुत सारी गज़लें जब मेरे पास इकट्ठी हो गई तो फिर मैं ये सोचती थी कि मैं किसी को दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। कि थोड़ी एक हिचकिचाहट होती है ना बहैसियत औरत की, हमें ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम अपने कुछ जज्बात का इजहार कर रहे हैं तो लोग ये समझते हैं शायद हमारे ही जज्बात हैं ये जो हमने उसमें बयान किए हैं। तो हमारे समाज में काफ़ी इसको मायूब समझा जाता है कि कोई औरत इश्क का इजहार करे, या कोई औरत इस तरह के जो नाजुक ख्यालात होते हैं, नाजुक एहसासात होते हैं, उनका इजहार करे। तो इत्तेफाक से हमारे घर एक बहुत मशहूर शायर हैं अब्दुल मन्नान तर्जी साहब। अच्छा। वो मेरे शौहर के उस्ताद हैं। मेरे हस्बैंड ने उन्हें दावत दी और बुलाया अपने यहाँ खाने पे। और जब वो तशरीफ़ लाए तो खाना खाने के बाद फिर मेरे शौहर ने उनसे जिक्र किया कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं और इनके पास वो मुसव्वदा जमा है, अगर आप एक नज़र देख लें तो फिर आप बताएं, मशवरा दें कि क्या करना चाहिए। तो जब उन्होंने वो सारा कलाम देखा तो वो तो बहुत ही खुश हुए, और उन्होंने कहा कि इतना सारा तुमने लिख के रखा हुआ है और यूं ही बस किसी की नज़र भी नहीं पड़ रही है, इस पर किसी को फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, तो तुम इसे छपवा लो। तो उन्होंने काफ़ी मदद की उसमें और काफ़ी मेरी हौसला अफजाई की। तो इस तरह ये आपकी एक पोइट्री बुक है? जी, गुंजा फिर लगा खिलने के नाम से। फिर ये 2003 में ये किताब शाये हुई। अच्छा। जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और काफ़ी लोगों ने इसका जो मुआवजना है वो परवीन शाकिर की शायरी से किया। और लोगों ने इस किताब में से आप कुछ हमें सुनाना चाहेंगी? एक शेर जरूर, जब आप कह रही हैं तो मैं सुना देती हूँ। हमारे शहर का हाकिम अजीब मुंसिफ है, हमारे शहर का हाकिम अजीब मुंसिफ है, किया है जुर्म किसी ने
खटक रहा है कोई, किया है जुर्म किसी ने, खटक रहा है कोई। तो ये एक शेर है उसकी गजल का, जिसका मतलब ये है कि मतलब जुर्म कोई और करता है और सजा किसी और को मिलती है। तो ये आज का जो ये हाकिम है, गहराई है इस शेर में। जी जी जी। ऐसे ही हमने एक तवाइफ पे भी नज्म लिखी थी, जो कि फिर बाद में थोड़ा उस पर क्रिटिसाइज भी किया गया। अच्छा। लेकिन क्योंकि मुझे हमेशा से औरतों के साथ एक खास हमदर्दी रही है, और औरत किसी भी रूप में हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमदर्दी के लायक है। जैसे आपने कहा कि औरतों से आपको खास हमदर्दी रही है, आप कई तरह के औरतों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाती हैं। देखिए, औरतों से मेरे खास लगाव की वजह यह है कि मैंने ये देखा कि हमारे समाज में औरतों को बहुत कुचला जाता है, दबाया जाता है, और ये तो खैर कोई मालूम ही नहीं करने की कोशिश करता है कि औरत चाहती क्या है, उसके दिल में क्या है, ये कोई नहीं मालूम करने की कोशिश करता। चाहे वो फादर हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बेटे हो, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि घर में है तो है, और वो खाना पका रही है, खिला रही है, काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन कोई ये तक नहीं पूछेगा कि अगर मान लीजिए जैम घर में आना है तो कभी उससे भी पूछ ले जाए कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है। वो नहीं, हर कोई अपनी अपनी बात तो मनवाते हैं, लेकिन कभी औरतों के बारे में नहीं पूछा जाता। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि मैं कुछ खवातीन जो हमारी साथी थी उनके साथ मिलकर के कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करेंगे, जहां खवातीन को तालीम के लिए और उनके जो हुकूक हैं उसके लिए हम उनको अवेयर कराएंगे। क्योंकि एक तो औरतों में तालीम नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें मालूम नहीं होता कि उनके राइट्स क्या हैं, उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए समाज में। जैसे कि खुश रहने का हक उनको भी है, जिंदगी जीने का हक उनको भी है। तो ये जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो उसके लिए फाइट नहीं करेंगी, जब तक वो उसके लिए बोलेंगे नहीं, वरना तो हर कोई बहुत खुश है कि जैसे इसको हम ट्रीट कर रहे हैं ये वैसे ही सह रही है। तो फिर हमने उसके लिए कारवां निकाले, जो कारवां हरियाणा में गया, पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। तो 40 खवातीन का ये कारवां था। अच्छा। हमने एक पूरी बस रिजर्व की थी, और उस बस को के साथ साथ हम जगह जगह जाते थे, और वहाँ पे खवातीन सैकड़ों की तादाद में जमा होती थी, और फिर हम उनको वहाँ पे बताते थे। लेकिन जब हम हरियाणा पहुंचे तो वहाँ के जो मर्द हजरात थे वो पहले से ही कहने लगे अपनी खवातीन से कि इनसे मिलना नहीं। अच्छा। ये देखो, ये यूपी बिहार की औरतें आई हैं, तुम्हें बहकाने के लिए आई हैं ये, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो तो बिल्कुल ही अलग है। ये बात आपको किसने बताई? क्या कि औरतों को मना कर बताई? अच्छा, खुद बताई खवातीन ने, जब वो आई प्रोग्राम के लिए। क्योंकि हम जहाँ भी ऑर्गेनाइज करते थे हम लोग, तो वहाँ खवातीन हमारे सामने होती थी और मर्द बाहर की तरफ होते थे। तो जब सिर्फ खवातीन थी, और जब हमारी उनसे फ्रैंकनेस थोड़ी बढ़ी, और जब हमने उनके बारे सामने बात रखी और हमने बताया कि आपके क्या हुकूक हैं, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो ऐसा है कि मर्द तो खटिया पे बैठ जाते हैं, हुक्का पीते रहते हैं, और औरतें बेचारी बाहर भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, जानवर का भी काम करती हैं, और रोटी भी बनाती हैं, सबको खिलाती भी हैं। उनके हाथ अगर आप देखेंगे तो इतने रफ हाथ होते हैं, उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं होता कि इन हाथों में क्रीम भी लगनी चाहिए, इन हाथों का भी हक है कि उन्हें भी नर्म रखा जाए। तो ये बिल्कुल एहसास ही नहीं है। तो फिर जब हमने उनको ये सब बातें बताई, खास तौर से तालीम पे मेरा बहुत ज्यादा जोर था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तालीम ही वो कुंजी है जिससे कि तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। तो वहाँ पे अवेयरनेस पैदा हुई। वहाँ पे हमने पहले बैच में 28 लड़कियों को इनरोल भी किया, और हमने उनके लिए कोचिंग का वहाँ पे इंतजाम किया, एक टीचर रखा, एक स्कूल से बात की, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, अरावली स्कूल ने, हमने उससे बात की, वहाँ उनकी कोचिंग होती रही, हमने टीचर अपॉइंट किया, और उनको फिर दिल्ली बुला करके हमने उनका NIOS के जरिए एग्जाम दिलाया। तो काफ़ी सारी बच्चियाँ तो बैक करती गई धीरे धीरे, कोई 7th तक पढ़ सकी, कोई 8वीं तक पढ़ सकी, लेकिन वहाँ की एक बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर से 10वीं तक भी पास किया, और उसके बाद फिर उसने ग्रेजुएशन भी किया आगे चल के। खास तौर से जो हमारी मुस्लिम तबका है, उसकी जो खवातीन है, उनको ज़्यादा तालीम के मैदान में आगे आने की ज़रूरत है, और उनको इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि इस्लाम ने उनको इन चीज़ों से रोका नहीं है। क्योंकि आमतौर पर लोगों के जहन में ये गलत ख्यालात आ गए हैं कि इस्लाम शायद मना करता है, रोकता है। तो अगर इस्लाम रोकता, मना करता, तो मैं यहाँ पे आज नहीं होती। क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं कर रही हूँ। अगर मैं तालीमी खिदमत अंजाम दे रही हूँ तो वो गलत नहीं है, बल्कि ये तो इस्लाम का तकाजा है कि मैं अंजाम दूँ। तो यही बातें मैं ख़वातीन को भी पहुँचाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने हुकूक का इदराक करें और तालीमी मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। हलीमा जी, आपसे और भी बातें करेंगे तालीम से जुड़ी हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ में। हलीमा जी, आपने बताया कि किस तरह से आप औरतों को अवेयर करने का भी काम करती हैं और जगह जगह जाती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो जिस वक्त आपने पढ़ाई की, जहां से आपने शुरुआत की, वहां से अगर देखें और आज आप कितने आगे निकल आई हैं, ट्रिपल MA कर चुकी हैं
और पढ़ाई की दुनिया में बहुत कुछ कर रही हैं। पहले इंडिया में काम किया, अब इंडिया से बाहर है, दुबई में आप हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन के लिए काम कर रही है। तो अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो कितना बदलाव आया है एजुकेशन को लेकर? अब हर कोई ये मानता है कि लड़कियों को भी तालीम देनी चाहिए जैसे लड़कों को, बल्कि खासतौर से आपको यकीन नहीं आएगा कि लड़कियों के लिए लोग ज्यादा संजीदा हो गए हैं और लड़कियां खुद अपने लिए बहुत संजीदा हो गई हैं। तो जब भी आपके सामने कोई भी रिजल्ट हो और उसका मुआवजा किया जाए तो आप यही देखेंगे कि उसमें लड़कियों का रिजल्ट अक्सर व बेशतर अच्छा होता है लड़कों के मुकाबले में। तो जब हम भी अपनी क्लासेस में जाते हैं और जब हम उनको बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंस्पायर करते हैं तो हम जब गर्ल्स सेक्शन में जाते हैं तो उनको यही कहते हैं कि बेटियों आप ही से मुझे उम्मीद है कि आप ही स्कूल का नाम रोशन करेंगी क्योंकि आप ही अच्छा रिजल्ट करेंगी। तो ये एक बात सामने निकल के आ गई है और वालिदैन ने भी बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि बेटियां ही उनके आड़े वक्त में काम आती हैं। लड़कियां सिर्फ तालीम हासिल करके घर नहीं बैठ रही हैं। आजकल दुबई में मैं देखती हूँ कि मेरे पास ही इतनी बच्चियां आती हैं यहाँ से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, और वो सब मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ इतनी मेहनत मुशक्कत करके वहाँ पे पैसे कमाती हैं और अपने घर वापस वहाँ भेजती हैं अपने खानदान के लिए, जहाँ के भाई उनके पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन लड़कियां वहाँ पे काम आ रही हैं। तो इस तरह देखा जाता है कि लड़कियों को लेकर के समाज का भी जो रुझान है वो भी तब्दील हुआ है और लड़कियां खुद अपने लिए काफी तब्दील हुई हैं और लड़कियों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक लड़के पे नहीं है, सिर्फ उनके भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनकी भी जिम्मेदारी है। जी, तो इस तरह से काफी एक अच्छा बदलाव आया है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो दूसरी कंट्रीज से किस तरह से अलग है, बेहतर है या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैंने यहाँ पे 19 ईयर्स तक काम किया था पब्लिक स्कूल में और उसके जिसमें से 14 साल तो मेरे एज ए टीचर थे और 5 साल एज ए हेड मिस्ट्रेस, यानी कि मैंने हेड किया था एक स्कूल को। तो जो बेसिक तब्दीली मैंने महसूस की वो ये थी कि वहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत असर है। अच्छा। और वहाँ के पूरे एजुकेशन सिस्टम में एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक और क्लासरूम जो ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज होता है, करिकुलम डिलीवरी होती है, वो सब बहुत ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी का असर होता है। वो थ्रू स्मार्ट बोर्ड्स ही वो करते हैं। किसी भी क्लास में आपको राइटिंग बोर्ड्स नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो सब रिप्लेस हो चुके हैं स्मार्ट बोर्ड से। दूसरा जो फर्क नजर आया वो ये कि वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका बहुत ज्यादा अमल दखल है। अच्छा। वो एक एक चीज में, हर चीज में वो दखल रखती है और उसकी परमिशन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इवन जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज हैं, जो हमारे फील्ड ट्रिप्स हैं, जो पिकनिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जो हम स्कूल के अंदर वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, जो बच्चों के लिए हम लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब मिनिस्ट्री से अप्रूवल होने के बाद ही हम कर सकते हैं। तो इस तरह मिनिस्ट्री पूरा कंट्रोल करती है वहाँ पे और वो क्वालिटी के लिए इतना कॉन्शियस है कि वो हर साल स्कूल को इंस्पेक्ट करती है। अच्छा। और इंस्पेक्शन के बाद वो हर स्कूल को वहाँ रैंक देती है कि आप आउटस्टैंडिंग स्कूल हैं या वेरी गुड स्कूल हैं या गुड स्कूल हैं या एक्सेप्टेबल स्कूल हैं या फिर आप वीक स्कूल हैं या फिर वेरी वीक स्कूल हैं। तो ये इतनी कैटेगरीज में स्कूल को बांटते हैं और उसका असर क्या होता है कि जब वालिदैन के सामने ये रिजल्ट पब्लिश होता है और ये ऑनलाइन उनके पोर्टल पे होता है, सभी को मालूम होता है कि कौन सा स्कूल कहाँ स्टैंड करता है। तो जब वालिदैन को मालूम होता है कि अरे ये स्कूल तो वीक आया है, तो अपने आप ही वालिदैन फिर वहां से बच्चों को विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हर स्कूल की कोशिश ये होती है कि वो कम से कम गुड या वेरी गुड में तो जरूर आए और आउटस्टैंडिंग आए तो फिर क्या कहने। तो इस तरह से वहाँ पे मॉनिटरिंग का सिस्टम काफी अच्छा है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको कुछ खामियां नजर आती होंगी? नहीं, खामियां तो बराह रास्त से नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए वहाँ क्या है कि वहाँ लिमिटेड स्कूल्स हैं जिसमें कि आप इतनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ तो सिर्फ एक दिल्ली भी जो है मेरे ख्याल से वहाँ के स्कूलों से ज्यादा स्कूल दिल्ली के अंदर ही होगा, तो हम उतनी मॉनिटरिंग तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, यहाँ जो चीज की जा सकती है वो ये है कि यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिससे कि मॉनिटरिंग आसान हो सके और जिससे कि कहीं ना कहीं स्कूल रिस्पॉन्सिबल हो बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के रिजल्ट के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए। और दूसरी बात कि थोड़ा सा हमें फोकस अपना नॉलेज बेस्ड एजुकेशन से स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ लाना होगा क्योंकि अभी भी वो रेक्टिफिकेशन करा के क्वेश्चन आंसर्स करा देना बच्चों को और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करा देना, इससे कोई फायदा नहीं है जब तक कि बच्चों के अंदर खुद क्रिएटिविटी ना आए, कुछ बच्चों के अंदर इनोवेशन ना हो। तो जो भी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में लोग हैं उन्हें थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। रही बात बच्चों की, तो यकीन जानिए जो यहाँ के बच्चे हैं वो इंतहा दर्जे के ज़हीन और मेहनती बच्चे हैं। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब पेट की आग जलती है तभी इंसान मेहनत करता है उसे बुझाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर यही है कि अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, अगर वो अच्छे नंबर नहीं लाएंगे तो उन्हें कहीं अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा, उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी।
इसके बरखिलाफ वहाँ के बच्चे जो हैं वो काफ़ी रिलैक्स हैं। इसलिए जो अगर हम बच्चों में मुआवजा करें तो यकीनन यहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चों से ज़्यादा मेहनती नज़र आते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी की बात हम करें, आपके सफ़र की बात करें, तो जहाँ से आपने शुरू किया, मदरसे में आपने बचपन में पढ़ाई की, उसके बाद शादी के बाद सारी तालीम हासिल की, आपने MAAA किया, डबल PhD की, और आज इंडिया से बाहर दुबई में आप हैं, वहाँ पर आप पढ़ा रही हैं, हेड कर रही हैं स्कूल। तो एक किस तरह देखती हैं अपने आप को, क्या फीलिंग आती है, मैंने जिंदगी में क्या हासिल किया? मैं खुद को बहुत ही खाकसार महसूस करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं हासिल किया है, क्योंकि एक समंदर है जिसके कुछ कतरे हैं जो मैं हासिल कर पाई हूँ। और मुझे अभी लगता है कि जो मेरा जो वजूद है उससे दुनिया को ज्यादा फायदा पहुंचना चाहिए, वो मैं नहीं कर पाई हूँ, जिसके लिए मुझे अभी भी रिग्रेट होता है। मैंने हालांकि वहाँ रह करके तो बहुत ऐसे मौके नहीं मिलते हैं हमें कि हम लोगों तक पहुंच सकें, उन तक जा सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। हाँ। और वहाँ पे ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि हम घर से बाहर निकले और स्लम के एरिया से गुजरते हुए जा रहे हैं तो हमें फील हो रहा है कि अरे इन स्लम वालों के लिए कुछ करना है। हाँ। क्योंकि वहाँ कोई स्लम तो है नहीं। हाँ। वहाँ कोई गरीब तो है नहीं, तो इसलिए ये फीलिंग तो वहाँ आती नहीं है। तो लेकिन जहन में ये होता है कि बैक टू इंडिया, अपने कंट्री में हमें क्या करना है। तो अभी फिलहाल तो मैंने उनके लिए मोटिवेशनल एक वीडियोस शुरू कर दिए हैं, ताकि कम से कम जो लोग वो वीडियोस देख रहे हैं, जो खवातीन देख रही हैं जहान-ए-मन के नाम से, तो कम से कम उनसे उनको इंस्पिरेशन मिले। लेकिन मेरा इरादा यही है कि मुझे वहाँ से वापस यहाँ आकर के अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए मियारी स्कूल कायम करना है। क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि स्कूलों की कमी नहीं है, लेकिन मियार नहीं है कहीं पे भी। और अब जो है वो सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी एजुकेशन से। एक्सीलेंस का ज़माना है कि जब तक हमारे बच्चे उम्दा तालीम, आला तालीम, मियारी तालीम ना हासिल करें, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा हाथ में लिए रहेंगे एक सर्टिफिकेट के तौर पे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं वहाँ से जल्द वापस आऊँगी और यहाँ पे अपने मुल्क की खिदमत अंजाम दूंगी। आपका कोई मैसेज है हमारे देश की लड़कियों के लिए? देखिए, लड़कियों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जिंदगी में बहुत ज्यादा नाकामियां देखी हैं। तो मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि लोग मुझे कामयाब कहते हैं, लेकिन मैं तो खुद को नाकाम समझती हूँ। क्योंकि मैं पहले एक स्कूल में गई थी इंटरव्यू देने के लिए, टीचिंग के लिए। बहुत ही छोटा सा स्कूल था ओखला में, तो वहाँ रिजेक्ट हो गई थी। अच्छा। हाँ, वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और फौरन ही उसके अगले ही महीने जो एक अच्छा बहुत बड़ा स्कूल है हमदर्द पब्लिक स्कूल, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अगर हिम्मत हार जाए इंसान फर्स्ट स्टेप पे, तो वो अगला स्टेप नहीं ले सकता है। ऐसे ही मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए बहुत बार इंटरव्यूज दिए, क्योंकि मेरा एम था पहले हायर एजुकेशन में जाने का। अच्छा। तो इसीलिए आप जो करिए ना कि मास्टर्स पे मास्टर्स क्यों करती रही, तो मास्टर्स पे मास्टर्स करने का यही मकसद था कि मैं ये चाहती थी कि मैं कॉलेज में हायर एजुकेशन में जाऊँ और कॉलेज में पढ़ाऊँ। उसके लिए भी मैंने कई जगह इंटरव्यूज दिए, नहीं वहाँ पे सिलेक्शन हो पाया। तो मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कोई बात नहीं है, अगर नहीं सिलेक्शन हो पाया तो जो मेरे सामने है मुझे उसमें एक्सेल करना है। तो मैं भागती रही कॉलेजेस के पीछे, और अल्लाह ने मेरे लिए लिख रखा था कि स्कूलों में मुझे एक्सेल करना है। तो अपने आप ही मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आती रही और मैं फिर प्रिंसिपल के ओहदे तक पहुंची। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जो कुछ मिला हुआ है उसमें एक्सेलेंट करने की कोशिश करनी चाहिए और उसी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही मेरा मैसेज है सबके लिए। हलीमा जी, आप जिंदगी में इतना कुछ कर रही हैं, उम्मीद करते हैं आगे आप जो भी करें आपको उसमें कामयाबी मिले। आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया हमें। तो ये थी डॉक्टर हलीमा सादिया। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसी ही शानदार हस्ती के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।